क्या आप भेड़ हैं? नहीं ना, तो फिर हर समय भेड़ चाल में क्यों शामिल रहते हैं? जानते हैं भेड़ चाल, अनुरूपता, कन्फॉर्मिटी क्या है, इसके अच्छे और बुरे साइड्स कैसे हैं, और मुद्दे की बात स्मार्टली भेड़ चाल में कैसे शामिल हों। स्टे ट्यून्ड। बिना सोचे समझे, बिना दोबारा नजर डाले आप कुछ करते हैं सबकॉन्शियसली, तो ये कन्फॉर्मिटी का पावर है। मंदिर के पास से गुजरते ही, चाहे आप कितनी दूर खड़े हो, मंदिर में ना हो, आपका सर अपने आप झुक जाता है। क्यों? कन्फॉर्मिटी। सोसाइटी डज दिस, आप भी इसे फॉलो करते हैं। विश्वास की बात आती है तो मेरे पुराने वीडियो में एक विश्वास की कहानी है, बहुत प्यारी और मेरी फेवरेट। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज गो एंड सी एंड कमेंट ऑन दैट वीडियो। भेड़ चाल के कुछ उदाहरण देखते हैं। आपने एक लाइन देखी, कोई आपसे कुछ नहीं कह रहा, फिर भी आप जा करके लाइन में अगली जगह पर खड़े होंगे। ये कन्फॉर्मिटी का पावर है। किसी जगह का एक ड्रेस कोड है, आप अपने आप उसे फॉलो करते हैं। रेस्टोरेंट गए, वेटर्स को सब टिप दे रहे हैं, आप भी देंगे। लोग कांटे चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी उसे देखकर उसी तरह ही इस्तेमाल करना चाहेंगे। आपको चॉपस्टिक्स इस्तेमाल करना नहीं आती, आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। कोई म्यूजिक ट्रेंड पे है, आप देखेंगे हर इन्फ्लुएंसर उसी म्यूजिक के साथ कोई वीडियो, कोई शॉर्ट्स, रील्स कुछ बना रहे हैं। ट्रेंड्स होते हैं, वो सभी फॉलो करते हैं। एक समय था जब दाढ़ी रखने वालों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, पर आज बहुत कम लोग हैं जो क्लीन शेव्ड आपको नजर आएंगे। सेम स्टाइल, लेकिन एक समय पे बुरी मानी जाती थी, एक समय पे बहुत ट्रेंडी है। सारे बच्चे स्लैंग, एक पर्टिकुलर तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भेड़ चाल में शामिल हो रहे हैं और उसे अलग नजर आना नहीं चाहते। भेड़ चाल में शामिल होने की तरफ कदम आगे बढ़ रहे हैं। जरा रुके, आपको 2 कार्ड्स दिखाए जाएंगे। पहला कार्ड जिसमें एक लाइन बनी हुई है, दूसरा कार्ड जिसमें 3 साइज की 3 लाइंस ड्रॉ की गई हैं। आपको सिर्फ ये बताना है कि दूसरे कार्ड की कौन सी लाइन पहले कार्ड की लाइन के बराबर लंबी है। आपको लगता है बहुत आसान है, सभी इसका सही आंसर दे देंगे, पर ऐसा नहीं। ये जानने से पहले एक कहानी सुनते हैं। एक धार्मिक त्योहार के दिन पूरा परिवार साथ खाना खाने बैठा हुआ है। 7 साल के बच्चे ने देखा कि उसकी दादी ने एक ग्लास में एक्स्ट्रा वाइन डाली। हम भारतीय हैं, अपनी भारतीय सभ्यता के साथ रह करके वाइन की ग्लास को शरबत की ग्लास बना देते हैं। ओके, बच्चे ने देखा कि दादी ने शरबत का एक एक्स्ट्रा ग्लास भरकर रखा। बच्चे को उत्सुकता हुई, उसने पूछा ये किसके लिए? उसकी दादी ने उसे जवाब दिया, ये पैगंबर भगवान के लिए है। बच्चे को विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा भगवान थोड़े आके शरबत पिएंगे। तब बच्चे के चाचा ने उसे कहा कि तुम इस ग्लास को ध्यान से देखते रहो, देखो भगवान पीते हैं या नहीं पीते हैं। बच्चा बहुत ध्यान से मन लगा करके उस ग्लास को देखता रहा। काफ़ी समय के बाद बच्चे को ऐसे लगा कि ग्लास में से शरबत का स्तर थोड़ा नीचा चला गया है, शरबत कम हो गया है। जब ये बच्चा बड़ा हो गया, उसको ये जानना था कि उस दिन क्या सचमुच शरबत का स्तर कम हुआ था या दूसरों के दबाव में आकर के उसने ऐसा महसूस किया था। इसे उस प्रश्न का जवाब खोजना ही था। पॉज करके बताएं, ये बच्चा कौन था? इस बच्चे का नाम था सोलोमन एश, और इसने साइकोलॉजी में काफ़ी खोज की, रिसर्च की। वो ये जानना चाहते थे कि क्या हमारे सोचने समझने का तरीका, हमारे ओपिनियंस दूसरों के दबाव में या दूसरों के ओपिनियंस के अनुसार चेंज होते हैं, हमारी तर्क में कोई फ़र्क आता है। ऐश ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 123 मेल कॉलेज स्टूडेंट्स को लिया गया। इसके साथ साथ काफ़ी सारे एक्टर्स को भी लिया गया, जिन्हें पहले से ही क्यू दे दिया गया था कि उन्हें क्या करना है और उन्हें कौन असली स्टूडेंट या सब्जेक्ट है इसके बारे में भी बता दिया गया था। इन सारे स्टूडेंट्स को एक एक करके एक रूम में ले जाया गया, जहां पर उन्हें 6 से 8 एक्टर्स से इंट्रोड्यूस किया गया और उन्हें इस तरह से बिठाया गया कि वो लास्ट में बैठे। अब सब लोगों को वही 2 कार्ड्स जिनके बारे में हमने शुरुआत में जाना था दिखाया। पहली 2 बार में एक्टर्स ने भी सही जवाब दिया और स्टूडेंट, जिसे हम सब्जेक्ट कहेंगे, सब्जेक्ट ने भी सही जवाब दिया। अगले 12 राउंड्स में एक्टर्स बिल्कुल समझ में आए वैसे गलत आंसर दे रहे थे। अब मासूम सब्जेक्ट क्या करे? क्या वो औरों के जवाब को बिल्कुल अनदेखा कर दे या अपनी समझ को अनदेखा कर दे? आपको क्या लगता है कि उन स्टूडेंट्स ने सबकी ओपिनियन सुनने के बाद भी
क्या अपनी तर्क से सही जवाब है वही दिया होगा? 123 सब्जेक्ट्स के साथ जब ये एक्सपेरिमेंट कर लिया गया तो 23% लोग ऐसे थे जिन्होंने हमेशा सही जवाब दिया। 72% लोग ऐसे जो एक से ज़्यादा बार दूसरों के इन्फ्लुएंस में समझ में आने वाला गलत जवाब दे रहे थे, और 5% लोग जिन्होंने हमेशा दूसरों के इन्फ्लुएंस में गलत जवाब ही दिए। चौंक गए ना? एक बहुत आसान सवाल, दूसरों की ओपिनियंस या उनके मतों के हिसाब से हम अपने जवाब को भी चेंज कर देते हैं। ये भी देखा गया कि सिर्फ 3 लोगों की ओपिनियन से सब्जेक्ट इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, और अगर 2 लोग सही जवाब दे दें तो सब्जेक्ट में ज़्यादा सही जवाब देने का साहस आ जाता है। आप उस सेटिंग में क्या जवाब देते? अपना जवाब हमारे साथ शेयर करें। एक व्यक्ति ने गलत जवाब दिया, किसी ने भी डिसएग्री नहीं किया, तो काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। इसे ही कन्फॉर्मिटी या भेड़चाल कहते हैं। कन्फॉर्मिटी क्या है? जब आप अपनी ओपिनियंस, अपने एटीट्यूड, अपने बिलीफ और अपने बिहेवियर को दूसरों से मैच करने के लिए चेंज करते हैं। कन्फॉर्मिटी की टेंडेंसी हम में इतनी स्ट्रांग है कि एक नॉर्मली इंटेलिजेंट आदमी भी कुछ इस तरह के डिसीजंस ले लेगा जो एकदम क्लियरली गलत नज़र आ रहे हैं। भेड़चाल से हम इतना जुड़े क्यों हैं? हमारा क्या कनेक्शन है इसके साथ? 3 चीज़ें जो कन्फॉर्मिटी का कारण बनती हैं: सोशल प्रेशर, नीड फॉर एक्सेप्टेंस और द फेल्ट अथॉरिटी ऑफ ग्रुप। एक, सोशल प्रेशर, क्योंकि हमें लगता है कि सभी सोसाइटी में ऐसा कर रहे हैं, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में ऐसा हो रहा है, इसलिए हमें भी ऐसा करना है। चाहे हम प्राइवेटली उससे डिसएग्री करें, लेकिन सबके सामने हम मान जाते हैं, उसे एग्री करते हैं। प्राइवेटली हो सकता है मुझे ऐसा लगे, मुझे हाथ से दाल चावल खाना पसंद है, पर बहुत सारे लोगों के सामने अगर मैं होंगी तो सब स्पून से खा रहे हैं, तो मुझे भी स्पून से ही खाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे असुविधा या झिझक होगी। 2, हमें ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहती है कि सब हमें स्वीकार करें। टीनेज में आप देखेंगे बच्चा घर वालों से ज़्यादा अपने दोस्तों की बात मानता है, उनको फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि इस समय वो चाहते हैं कि बाहर वाले उन्हें स्वीकार करें। सोसाइटी के कुछ रूल्स ऐसे हैं जिन्हें कहीं लिखा नहीं गया, लेकिन बिना बोले उनका पालन होता है। जैसे औरतें घर का काम ज़्यादा देखेंगी और मर्द बाहर का काम ज़्यादा देखेंगे, वो फाइनेंसेस मैनेज करेंगे। दूसरा, परसीव्ड अथॉरिटी ऑफ द ग्रुप। वो ग्रुप जिससे हम बिलोंग करते हैं, हमें लगता है उसका पावर, उसकी अथॉरिटी ज़्यादा है। आप देखेंगे किसी रिच रिश्तेदार ने अपने बच्चे की शादी में बहुत खर्चा किया, तो वो लोग जिनके पास उतना पैसा नहीं है, वो भी कष्ट करके शादी में किसी तरह से खर्चा करना चाहते हैं कि वो अपने प्रभाव को उनके बराबर दिखा सकें। जब हम किसी स्टार को, किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, तो हम उन्हें इंटरनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम पर उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। हम उन्हीं की तरह ड्रेसअप करना चाहते हैं, उनकी तरह बोलना चाहते हैं, उनकी जैसी लाइफस्टाइल की कामना करते हैं। भेड़चाल का ये मतलब नहीं है कि इससे सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। कन्फॉर्मिटी यानी यूनिटी, सोसाइटी में एकता, अपनेपन की भावना। कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अगर कन्फॉर्मिटी नहीं हो तो त्राही त्राही मच जाए। हम बेसिक तौर पर एक जस्टिस चाहते हैं, अगर वो ना हो, कोई भी किसी को कुछ भी नुकसान पहुंचा सके तो क्या हो। आप ट्रैफिक की बात सोचें, अगर कोई रूल नहीं हो, सब रूल का पालन ना करें, हर कोई अपने हिसाब से ही गाड़ियां चला रहा है, इमेजिन कीजिए वो सिनेरियो। कई जगह कन्फॉर्मिटी होना प्रोसेस को, सिस्टम को बहुत स्मूथ, प्रभावशाली बनाता है, लोगों को सपोर्ट और प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरी तरफ से वो सारी चीज़ें जो हम आसानी से दूसरों को देखकर सीख सकते हैं, अपने हिसाब से सीखने जाएं, खुद गलतियां करें, उन गलतियों से सीखें, तो हमारा कितना समय व्यर्थ हो जाएगा। कन्फॉर्मिटी नहीं हो तो हमारी वैल्यूज़, ट्रेडिशंस का क्या होगा? वो त्योहार, वो दिन जो हम सब मिलकर एक तरीके से मनाते हैं, उनके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं होगा। भेड़चाल के नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान तो ये है, आपकी अपनी पहचान, सोचना, समझना, आपकी ओपिनियंस, सब कुछ प्रभावित होती है। जब आप ग्रुप में रहते हैं तो इसे खो जाने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप एक ग्रुप में हैं, उस ग्रुप की तरह ही सब कुछ आपको करना है, तो आप में जो यूनिक है उसे तो दबाना पड़ेगा। कन्फॉर्मिटी के कारण कई बार हम पर गलत इन्फ्लुएंसेस भी पड़ते हैं। इसका उदाहरण सबसे ज़्यादा आप टीनेज में देखेंगे। सिर्फ एक को स्मोकिंग स्टार्ट करने की ज़रूरत है,
बिना कहे सब उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई एक करियर ट्रेंड में है या फिर जहां लोगों को लगता है कि इस करियर में बहुत पैसा है, तो सब वही करियर को बनाना चाहते हैं। इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल आपके सामने है, जिसका मजाक स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत ज़्यादा होता है। दूसरे और करियर्स बहुत सारे हैं जो उतने ही आगे बढ़ने के रास्ते आपको दिखा सकते हैं, पर सबको लगता है इंजीनियरिंग कर लेने से बहुत जल्दी करियर में सेटल हो जाएंगे। पेरेंट्स भी बच्चों को प्रेशराइज और फोर्स करते हैं इंजीनियरिंग करने पे, साइंस लेने पे, भले ही उनका एप्टीट्यूड हो ना हो। जहां आपको क्रिटिकल थिंकिंग करने की ज़रूरत है, सोचने समझने लॉजिक इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, कई बार आप ऐसा नहीं कर पाते। कन्फॉर्मिटी के कारण ही सोसाइटी में थोड़ा इनजस्टिस और अन्याय भी है। वो लोग जो औरों से अलग हैं उन्हें काफ़ी भेदभाव सहन करना पड़ता है। कन्फॉर्मिटी को हम स्मार्टली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? कन्फॉर्मिटी हमें कई जगह कनेक्ट करती है। किसी ग्रुप का हिस्सा होना, उसमें फिट होना, एक्सेप्ट होना, इसका आनंद ही कुछ और है। मॉब फ्लैशेस हम कितना एंजॉय करते हैं, क्योंकि उस मॉब में, उस इतने बड़े ग्रुप में हर कोई उसी भेड़ चाल में शामिल है, उन्हीं नियमों का पालन कर रहा है। इमेजिन कीजिए एक ग्रुप डांस जिसमें हर डांसर अपने हिसाब से डांस करे जा रहा है, कैसा लगेगा? हम सब सरदार जोक्स, मारवाड़ी सेठों के जोक्स, इनको बहुत इंजॉय करते हैं। ये भी कन्फॉर्मिटी के कारण ही है। कन्फॉर्मिटी हमें कनेक्शन देती है जिंदगी के हल्के फुल्के क्षणों में। अगर आप भेड़ चाल में शामिल हो रहे हैं तो ये आपको औरों से जोड़ेगा ही। ऐसी जगहें जहाँ पर आपको नियम, सिस्टम की ज़रूरत है, जहाँ पर कनेक्शन है, बॉन्डिंग है, हार्मनी की ज़रूरत है, आप आराम से भेड़ चाल में शामिल हो जाएं। आपके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। वहाँ सब जैसा होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसी जगहें जहाँ आप अलग नज़र आ करके कुछ कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, वहाँ पर भेड़ चाल में बिल्कुल भी शामिल ना हो। खुद से पूछें, आप क्यों, क्या और किसके लिए कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? आपकी इंडिविजुअलिटी की बात आती है या प्रेशर की बात आती है, आप साहस करें अकेले खड़े होने का। आपको किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं। उस समय आप सोचें कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपको किससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वो साहस करके देखें और आप पाएंगे कि आपकी इंडिविजुअलिटी निखर कर आती है और हर कोई आपको धीरे धीरे स्वीकार कर ही लेगा। आपकी वो क्वालिटीज़ जो आप में यूनिक है, हमेशा आगे रहने दें। दूसरों की देखा देखी, नॉर्म्स को फॉलो करना अच्छी बात है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो जाएं। ऐसा ना हो कि आपका रवैया कोई चेंज ही नहीं कर सकता। जहाँ तक नैतिकता की, नियमों की बात है, ठीक है। जहाँ आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, वहाँ पर आप रिजिड ना हो, थोड़े फ्लेक्सिबल रहें, साहस रखें। जब कोई औरों से हट करके कुछ करने का साहस करता है, शुरुआत में उसका बहुत उपहास उड़ाया जाता है, लोग विरोध करते हैं। आखिर में जब आप अपने काम में सफल हो जाते हैं, उस समय लोग आपसे यही कहेंगे, हमें तो पता ही था आप में ये खास बात है। उस समय आप कितना प्राउड फील करेंगे। हम बच्चों को बचपन से सिखा सकते हैं, और अगर बड़े हो गए हैं तो भी बहुत देर नहीं हुई है। ये समझने की ज़रूरत है कि पीयर प्रेशर या आसपास के लोगों के दबाव में नहीं आना। जिस बात की सहमति आपको दिल दे, आप जो करना चाहते हैं बिना औरों को नुकसान पहुंचाए, तो वो करना है। एक ग्रुप को बिलोंग करने का आनंद ही कुछ और है। इसके साथ साथ खुद का खुद होना, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इसके लिए भी बहुत साहस की ज़रूरत होती है। भेड़ चाल सिर्फ उस समय तक के लिए ठीक है जब आप औरों से कनेक्ट करना चाहते हैं, बॉन्ड करना चाहते हैं, सोसाइटी में जस्टिस और फेयरनेस चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने का सवाल है, सोचें समझें, आपको जो उचित लगे वही करें। खुद से प्रश्न करें कि क्या मेरे लिए ये सही है। जब आपको ये जवाब मिल जाए कि नहीं, तो समझ जाएं भेड़ चाल से इस समय आपको कोसों दूर रहना है। अब भीड़ तो नहीं, तो फिर ज़िंदगी की हर चीज़ के लिए भेड़ चाल क्यों? हम ये मान लें कि जहाँ नियम है वहाँ नियम का पालन करना है, पर भेड़ चाल हमें नहीं चलनी। क्या आप भी भेड़ चाल में शामिल होते हैं? आपके आसपास के लोग जो करते हैं बस वही आप भी करना चाहते हैं, या फिर आप
अपनी यूनिकनेस बना करके कुछ करना चाहते हैं। ने अपनी इंडिविजुअलिटी बनाने के लिए क्या किया, हमारे साथ शेयर करें और इस वीडियो को उन सारे लोगों के साथ शेयर करें जो बिना देखे अंधाधुंध दूसरों को फॉलो करते हैं। इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय फॉर नाउ।